धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जी हां, धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैसे पिछले कई दिनों से मैं आपके सामने एक लाइन बोल रहा था कि धाकड़ समाचार के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान, क्योंकि धाकड़ खबर पर एक आफत आई थी जिसके चलते हम धाकड़ खबर पर कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार काम आया है और ऊपर वाले ने करम किया और फिर से एक बार अब धाकड़ खबर पर अकरम रईस खान आपके सामने हैं। यानी धाकड़ खबर ने काम करना फिर से एक बार शुरू कर दिया है। अब ये कहानी सुनने के बाद आप कहोगे भैया ये तो बता हुआ क्या था, यही समझ में नहीं आया। दूसरा ये बता कि अगर कुछ हुआ था तो वो कैसे ठीक हुआ है और अब आगे की क्या संभावनाएं हैं, क्या इम्कानात हैं। तो हर पहलू से आपको रूबरू कराऊंगा और एक एक चीज आपके सामने बताऊंगा कि कैसे कैसे किसने क्या किया और कैसे कैसे हमने क्या किया और कैसे कैसे आपकी दुआएं रंग लाई हैं। और अब फिर से मैं आपके सामने धाकड़ खबर पर हाजिर हो चुका हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। देखिए, मेरा नाम है अकरम खान, मेरे वालिद साहब का नाम है रईस अहमद, तो मैंने अपना नाम अकरम रईस खान कर रखा है। हालांकि जब मैं अखबार की दुनिया में था तो मेरी जितनी भी खबरें हैं, जो मेरी बाईलाइन लगती थी अखबारात के अंदर, मेरे पास आज भी उनकी बहुत सारी कटिंग्स हैं, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मिल जाएगी। तो वहाँ पर सिर्फ मैं अकरम खान ही लिखा करता था। शुरुआत की इधर उधर छोटे मोटे अखबारों से, फिर पहुँच गया अमर उजाला ग्रुप में, फिर रहा मैं हिंदुस्तान अखबार में, फिर उसके बाद दैनिक जागरण पहुँचा। और दैनिक जागरण पहुँचने के बाद मुझे लगा कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी सिर्फ कलम ही खराब नहीं है, जबान भी खराब है। भाई एक चीज़ खराब हो तो आदमी की चल भी जाए, कलम भी खराब और जबान भी खराब, तो वो चल नहीं पाया। और फिर आखिरकार हमें लगा कि अपना ही कुछ धंधा पानी शुरू कर लेते हैं। तो पत्रकारिता करना असल में उद्देश्य है, पैसा कमाना कभी मकसद ना अखबारों में था ना आज है। वरना पैसे कमाने के लिए तो अखबार में नाम इतना ज़बरदस्त था, क्षेत्रीय इलाके में बड़े बड़े पुलिस अफसर सस्पेंड कराए हैं, बड़े बड़े घोटाले खोले हैं, बड़े बड़े वो मर्डर खोले हैं जिन्हें पुलिस सुसाइड बता रही थी। सब चीज़ें हैं मेरे पास मौजूद हैं, कभी कहेंगे तो मैं आपको कटिंग्स भी दिखा दूंगा। लेकिन पैसा कमाना मकसद नहीं था, आवाज़ उठाना मकसद था, पिछड़ों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, जो कमज़ोर तबका है उसकी, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। जब मैं इस प्रोफेशन में आ गया हूँ तो वहाँ पे नहीं कर पाए तो यूट्यूब शुरू कर दिया 2017 में, और वो सिलसिला चलते चलते आज 8 साल पूरे कर चुका है। 9वें साल में हम दाखिल हो चुके हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये आई कि मैं आया था अखबार की दुनिया से, तो मुझे क्या पता, मैं तो लैपटॉप और कैमरे के बारे में जानता था ज़्यादा से ज़्यादा। मोबाइल से फ़ोटो खींच लिया, लैपटॉप से खबर टाइप कर दी और मेल कर दी। अखबार कैसे बनेगा, कैसे छपेगा, कैसे बटेगा, मुझे थोड़ी सिरदर्दी थी। अब इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद हमें पता चला, अरे भैया कैमरा भी चाहा, क्या कर चलेगा कैमरा, और उसके बाद पहले उसमें माइक लगाने को भी चाहा, फिर उसमें रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको ले आके कंप्यूटर पर भी डालना पड़ेगा, किसी सॉफ्टवेयर पर एडिट होगा, फिर वो अपलोडिंग होगा। तरह भला हो जाए, इतना सारा काम के लिए आदमी को करना पड़ेगा। कुछ लोगों को साथ लगाया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भैया मीर सादिक और मीर जाफर भी इसी समाज के अंदर पैदा हुए हैं। 2019 में हमारे चैनल को हैक कर लिया गया, 45 दिनों तक हमारा चैनल बंद रहा। उस दौरान ही हमने धाकड़ समाचार बनाया था और आप लोगों की दुआओं की बदौलत महज 45 दिन में 2.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर उस समय हमारे चैनल पर आ गए थे। लेकिन जैसे धाकड़ खबर वापस लौटा, हमने फिर उसी पे काम करना शुरू कर दिया। सिलसिला अपना धीरे धीरे चलता रहा। मेरी अपनी एक फिजिकल प्रॉब्लम है आंखों की, वो एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो मेरी परेशानियां बढ़ती चली गई। मैंने फील्ड में जाना बंद कर दिया, अपने यहीं बैठकर मैं रिपोर्टिंग करने लगा। 4 नहीं बना पाता हूँ, 2 बना देता हूँ, लेकिन जितना भी वीडियो बनाता हूँ वो सब आपके सामने रख देता हूँ। अब धीरे धीरे चीज़ें चलने लगी तो और दूसरी समस्याएँ आ गई। तो समस्या क्या आई थी अभी की, उससे आपको रूबरू कराते हैं। 21 मार्च का वक्त था, माह रमज़ान था, जुमे का दिन था। आप जानते हैं जुमे के दिन हम लोग तो अपनी दुकान बंद रखते हैं। 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए जुमे के दिन। और कॉपीराइट स्ट्राइक किस पे आई? शॉर्ट वीडियो पे, जिसमें एक नीतीश कुमार का वीडियो हम लोगों ने बनाया था कि नीतीश ने तोड़ी चुप्पी और बढ़ी टेंशन, इस तरीके से करके हमने बनाया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और हमने बनाया था कि मुस्लिम एमपी पर भड़की बीजेपी की एमएलए। अब इन दोनों पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। और यूट्यूब का नियम ये कहता है कि अगर 90 दिन के भीतर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएंगे तो आपके चैनल को सस्पेंड कर दिया जाएगा, डिलीट नहीं किया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। यानी कि आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, उस पर कुछ काम नहीं कर पाएंगे, आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। और अगर मामला बदस्तूर जारी रहा और आपने उस मामले को शॉर्ट आउट नहीं किया तो चैनल ही डिलीट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। खैर, अगले दिन जब हम ऑफिस पहुंचे तो मैंने वही रूटीन के मुताबिक इजराइल पैलेस्टाइन क्लैश का बुलेटिन किया। और उसके कुछ ही देर बाद 12 साढ़े 12 बजे के बाद फिर एक और स्ट्राइक आ गई। और स्ट्राइक आते ही जो है यूट्यूब ने चैनल को सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद दे दनादन 24 तारीख की शाम तक स्ट्राइक आती चली गई और 7 स्ट्राइक आई।
3 से ज़्यादा आती रहे, अब तो क्या फ़र्क पड़ता है, चैनल तो सस्पेंड हो ही चुका था। हम लोग परेशान हुए, हम लोगों ने कहा कि क्या करें, तो फिर उसमें एक ईमेल एड्रेस हमें मिला जो हमारे ऊपर कॉपीराइट का दावा कर रहा था अपनी वीडियो के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए। हमने उनसे संपर्क किया तो पता चला वो है ANI प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो पूरे आज मीडिया संस्थान में सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी बनी हुई है। सरकार ने आज ऑल इंडिया रेडियो की बैंड बजा दी है, सरकार ने आज दूरदर्शन की बैंड बजा दी है, लेकिन इस कंपनी को बताया जा रहा है सरकार के जरिए पाला जा रहा है। हमने फ़ोन पे कांटेक्ट किया, फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस मिला, फिर ईमेल पे बात की, तो वो लोग कहने लगे कि हम तुम्हारा कॉपीराइट स्ट्राइक हटा देंगे, 10 लाख रुपए हमें दे दो, हमारा सब्सक्रिप्शन खरीद लो। हमने कहा भाई मैं कोई संस्थान थोड़ी हूँ, मैं कोई बड़ा सारा शोरूम थोड़ी चला रहा, हमारी तो छोटी सी जो है दुकान है, केला चलाऊँ मैं तो बैठ के यहाँ, हमारे बच्चे स्कूल के बाद आ जाएं, वो एडिटिंग से कर दें, अपलोड कर दें, तो ये सब चीज़ें छोड़ दो, माफ़ करो अगर कुछ हो गया अभी तो थारा। लेकिन वो बाज नहीं आए, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया, मैं मिलने गया, वहाँ भी वो लोग 3 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। सिलसिला चलता रहा कई दिनों तक, फिर हमें लगा कि मामला ऐसे नहीं होगा तो 2 कदम आप ऐसे मामलों में उठा सकते हैं। स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने सब रख दिए किन किन पे कॉपीराइट आया है, और वो स्क्रीनशॉट भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें हमारे से 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, और जो फ़ोन रिकॉर्डिंग है हमारे पास वो सारी भी मौजूद हैं। तो सिलसिला 2 तरीके से इस पूरे मामले में लड़ा जाता है। एक तो आप YouTube को बताएं कि जो फला आदमी दावे कर रहा है उसके दावे गलत हैं, आप सही हो, आपने कोई कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं किया है, उसे बोलते हैं काउंटर नोटिफिकेशन। हमने काउंटर नोटिफिकेशन दाखिल कर दिया, ANI के बंदे का हमारे पास फ़ोन आ गया, उसने कहा भाई काउंटर नोटिफिकेशन डालो, हम मामले को सुलटा लेंगे वरना तुम्हारे पर मुकदमा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करोड़ों की पेनल्टी लगा दे, पता नहीं क्या क्या कह दिया। हमने फिर वो हटा लिया उनके कहने पर, यूट्यूब को लिखा, यूट्यूब ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर हमें लगा कि मामला नहीं सुलट रहा है, तो फिर हमने फिर से एक बार कॉपीराइट काउंटर दाखिल किया सारे वीडियो पे, जो 7 के 7 वीडियो थे। तो एक वीडियो पे रिजेक्ट कर दिया यूट्यूब ने और 6 वीडियो पे एक्सेप्ट कर लिया और कह दिया कि हम इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसने दावा किया है उसके पास 10 दिन का आपको समय दे रहे हैं, और 10 दिन भी कौन से वर्किंग डे वो मानते हैं, मंडे टू फ्राइडे, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो 28 तारीख को हमने ये काउंटर नोटिफिकेशन दाखिल की है, और कल थी 11 अप्रैल। जी हाँ, कल 11 अप्रैल थी, और 11 अप्रैल में रात 8:22 से लेकर 8:59 तक, यानी 9 बजे के आसपास तक 5 मेल हमारे पास आई एक एक करके यूट्यूब की, और यूट्यूब ने बताया कि आपके वीडियो को रिस्टोर किया जा रहा है, हम जांच कर ली है, कॉपीराइट का कोई इशू हमें नहीं मिल रहा है, हम आपके जो भी पावर्स हैं हमने सीज कर रखी थी, फ्रीज कर रखी थी, सस्पेंड कर रखी थी, उनको हम बहाल कर रहे हैं। यानी कि रात से धाकड़ खबर काम करने लगा है। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि भैया जब चैनल चालू हो गया तो कोर्ट में जो मुकदमा कर रखा उसका क्या करोगे जी? उस मुकदमे में हम जाएंगे, अदालत के अंदर पेश होंगे, क्योंकि उस मुकदमे में हमारा कहना ये भी है कि साहब कॉपीराइट डाला, पहले हमारे चैनल को बंद कराया और फिर हमसे पैसों की डिमांड की, जो कि एक अपराध बनता है कानून के हिसाब से। अब एक पहलू इसमें और भी आता है, वो ये है कि एक कॉपीराइट सिस्टम है यूट्यूब का और दूसरा कॉपीराइट सिस्टम है हमारे यहाँ के कानून का, जो 1957 में बना है। तो उसके तहत भी हमने कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं किया, ऐसा हमें लगता है। वैसे तो माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, और सामने वाले जो लोग हैं वो दावा जब अपना यूट्यूब के सामने ढंग से नहीं रख पाए, भाई अगर वो अपना दावा ढंग से रखते तो यूट्यूब तो उनके दावे को सुनता ना, कॉपीराइट क्यों हटाता। लेकिन उन्होंने अपना दावा नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, उसके पीछे भी क्या कोई साजिश है, कोई प्रपंच है, आने वाले समय में क्लियर होगा। लेकिन वो मुकदमा अभी बदस्तूर चल रहा है। 19 तारीख को हम उसमें हाजिर होंगे, जाएंगे, अदालत से फिर गुहार लगाएंगे, सामने वाली पार्टी किस तरीके का जवाब देती है उस पर भी गौर करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब कॉपीराइट एक्ट का जो वायलेंस का आरोप हमारे पर लग रहा था, उसमें 7 में से 6 वीडियो पर जो है यूट्यूब ने उसको हटा दिया है, धाकड़ खबर फिर से बहाल हो चुका है और हम धाकड़ खबर पे काम कर रहे हैं। आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोगों का प्यार है, जो ये सिलसिला लगातार जारी है। एक अपील आपसे और है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, डाउनलोड करके फैलाइए, ताकि लोग जान पाएँ और सीख पाएँ कि कॉपीराइट क्या है और कैसे कॉपीराइट के ज़रिए हमारे जैसे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनको निशाना बना रही हैं बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसियाँ। फिलहाल के लिए भी इतना ही। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।